हे नमस्कार मयूर। सो कैसे हो? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग perfectly fine. Just be safe, be joyful and keep smiling. ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसमें से ये है हम लोग का लेक्चर 6 और ये रिलेटेड है इलेक्ट्रिक डाइपोल का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग ने इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट किया था, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है एंड फाइंड कैसे कैलकुलेट करते हैं। याद है ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is defined as the product of either charge into separation between them। दो पॉइंट चार्जेस में इसका सेपरेशन कितना है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज कितना है। और फिर हम लोगों ने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। एक्सियल पोजीशन या फिर एंड ऑन पोजीशन पे आता है क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस आया था लॉन्ग डाइपोल के लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस P बाई R क्यूब। और सिंस वेक्टर साइन में पॉजिटिव लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। और यहाँ पे क्या था? इक्वेटोरियल में क्या आया था? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R क्यूब। मतलब कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे ज्यादा है कंपेयर टू इक्वेटोरियल लाइन पे। कितना ज्यादा है? 2 गुना ज्यादा है। ये चीज हम लोग ने प्रीवियस एपिसोड में देख चुका है। आज क्या करेंगे हम लोग? आज लेक्चर 6 में हम लोग ये कवर करने वाले हैं। एक छोटा सा सिंपल टॉपिक रहेगा आज का। डिस्कशन बहुत छोटा रहेगा हम लोग का, जहां पे हम लोग डाइपोल डिस्कस करेंगे। डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दें तो क्या होगा? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा? ये वाला डिस्कशन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2-3 लाइन लिखेंगे बस, समझाने के लिए कुछ नहीं है। और फाइनली ये है एक नया टॉपिक, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ क्यों रहे हैं? क्या रियलिटी में कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल करके होता भी है कि नहीं होता है, वही समझेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। आई होप इतना क्लियर है हम लोग क्या किए थे और क्या करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके, देखिए आज का क्लास शुरू करने से पहले हम लोग कुछ रिकॉल करते हैं। रिकॉल कीजिए, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, electric field at any point in space is defined as the force per unit charge placed at that point, which implies यहाँ से हम लिख सकते हैं F is equals to Q into E। ये रिलेशन हम लोग आज यूज करने वाले हैं। देखिए ये रिलेशन और ये रिलेशन में कुछ डिफरेंस नहीं है। हम बस यहाँ पर E को सब्जेक्ट बनाए हैं, यहाँ पर F को सब्जेक्ट बनाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्लीज ध्यान से समझ लीजिए, न्यूमेरिकल्स आता है, न्यूमेरिकल्स आता है। अगर एक स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड E है और वहां पे चार्ज Q रख दिया गया है, तो उस पर फोर्स एक्ट करेगा। कितना फोर्स एक्ट करेगा? Q into E। अब मेरा बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। नाउ इफ Q is equals to, ज्यादा लिखने के चक्कर में दिमाग नहीं चलता, रुक जाओ। नाउ फॉर पॉजिटिव चार्ज Q का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देयरफॉर फोर्स क्या हो जाएगा? प्लस QE। इसका मतलब when a positive charge is placed in an electric field, it moves in the direction of the electric field। Since ये दो पॉजिटिव साइन है, मतलब F और E का डायरेक्शन सेम है। That is when a positive charge is placed in an electric field,
द फोर्स is in the direction of the electric field. Electric field, where positive charge is placed in electric field, force is in the direction of field. Force is in the direction of the field. ठीक है? But now ये एक ये भी now for negative charge Q का वैल्यू क्या होगा? माइनस Q होगा, नेगेटिव होगा. Q का वैल्यू Q पॉजिटिव साइन होगा, Q का नेगेटिव साइन होगा. और जैसे ही अगर नेगेटिव साइन है उस केस में हम बोल सकते हैं F विल बी इक्वल्स टू माइनस QE. अब देखिए, फोर्स एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, दोनों में नेगेटिव साइन है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है. दैट इज व्हेन अ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इज in the opposite to E factor. ठीक है, मतलब समझ लीजिए प्लीज. इस केस में क्या होगा कि अगर मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है, चार्ज प्लस Q है, इस पर फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा, ये हो जाएगा इस पर फोर्स. ब्लैक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. एंड सिमिलरली अगर यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है पर यहाँ पे जो चार्ज है वो माइनस Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो चार्ज पर फोर्स किधर एक्ट करेगा? इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, F माइनस QE. F इक्वल्स टू प्लस QE. क्लियर है? ये चीज समझना बहुत जरूरी है. बस आपको पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये बाद में यूज करेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा इस चीज को. ठीक है, चलो समझ लो, इसमें कॉपी कर लो, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. चलो आ जाओ भैया, नेक्स्ट फाइनल टॉपिक. आज का टॉपिक है ये, नया टॉपिक जो डिस्कस करना, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. प्लीज ध्यान रखिएगा, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, अब मेरा बात ध्यान सुनिएगा. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 8th प्रॉपर्टी था, 7th प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड. तो मान लीजिए ये एक रीजन ऑफ स्पेस है, ये एक रीजन ऑफ स्पेस है जहां पर मेरा ये है मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या है? पैरेलल लाइंस इक्वी स्पेस्ड. ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. ये एक रीजन ऑफ स्पेस में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब जैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या किया गया है? मान लीजिए यहां इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को प्लेस कर दिया गया है. एक डाइपोल को प्लेस कर दिया गया है ऐसे. तो बड़ा ही मार रहा. एक डाइपोल को प्लेस कर दिया गया है ऐसे. देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये है मेरा माइनस Q, ये है प्लस Q, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 2L, जैसे हम लोग करते आए हैं. ये हो गया A, इसको नाम पॉइंट को नाम देना पड़ेगा नहीं. तो इस पॉइंट को हम A नाम दे रहे हैं और इस पॉइंट को B नाम दे रहे हैं, जैसे हम लोग करते आए पहले से. ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, और ये मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है सच दैट मेरा ये वाला होगा डाइपोल मोमेंट वेक्टर. ये होगा मेरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर P.
अब बात को ध्यान से समझिएगा, ये डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा गया है ताकि ये डाइपोल मोमेंट एंगल बना रहा है थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिंस ये लाइंस पैरेलल है, ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल थीटा बना रहा है। और एंगल थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्लियर है? ओके, अच्छा, लेट अस प्लेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P mod इक्वल्स टू 2, देखिए एक्चुअली हम प्लीज लिख रहे हैं, एक्चुअली में फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, एक्चुअली बन जाता है 2LQ। ठीक है, लेट अस प्लेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट इतना इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E making an angle theta। इतना तो क्लियर है, इसमें कुछ बोले नहीं गया है, इसमें कुछ छुपाने का बात नहीं है। ओके, अब देखिए, अभी हम लोग तुरंत डिस्कस किए थे कि जैसे ही अगर एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, उस पर फोर्स एक्ट करेगा। तो ये चार्ज पर एक फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और वो कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू प्लस QE। और सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज पे भी एक फोर्स एक्ट करेगा माइनस QE इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इधर भी एक फोर्स एक्ट करेगा माइनस QE। अरे यार रुक जाओ, एक सेकेंड, माइनस QE अभी तो डिस्कस किया था ना। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स एक्ट करता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स एक्ट करता है ऑपोजिट दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा इस पर? नेट फोर्स कितना एक्ट होगा? ये प्लस QE माइनस QE, नेट फोर्स कितना हो गया? दो फोर्सेस है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो। देखो फिर समझ लो। Now, force on charge plus Q is F equals to F1 is equals to minus QE। चलो इसको F1 लिखते हैं, इसको F2 लिखते हैं। And force on charge minus Q is F2 equals to minus QE। अब क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। therefore F net is equals to 0। that is net force, that is no force acts on the dipole placed in an electric field, placed in uniform electric field। प्लीज ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका नेट फोर्स जीरो है। क्यों? क्योंकि उस पर दो फोर्सेस एक्ट करेगा, F1 और F2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है QE, बट ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो म्यूचुअली कैंसिल कर देगा। इधर से एक जन खींच रहा है, इधर से एक जन खींच रहा है, पर दोनों का फोर्स सेम है, दोनों बराबर से खींच रहा है, तो बॉडी मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। ठीक है, पर होगा क्या, सिंस F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा, ये आता है आपका मोमेंट ऑफ टॉर्क। यहाँ पर रोटेशन में जो आप क्लास 6 11 में पढ़े थे, 10 में भी पढ़े थे,
कि अगर आपके पास एक बॉडी है, इस पर इधर एक फोर्स एक्ट करेगा, इधर एक फोर्स एक्ट करेगा, तो बॉडी क्या होगा, रोटेट कर जाएगा। एक सेकेंड समझाना दो प्लीज। अगर ये बॉडी ऐसे है, एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, होगा क्या कि ये बॉडी ऐसे रोटेट कर जाएगा, और हम लोग बोलेंगे बॉडी के ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा। सिंपल, देखो समझ में आएगा। बट सिंस F1 and F2 are equal in magnitude, but oppositely directed। इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, हेंस they form a couple, couple, couple। ये लड़का लड़की वाला कपल नहीं है। जब दो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट करता है, हम लोग बोलते हैं उस फोर्सेस को हम लोग कपल बोलते हैं फिजिक्स में। फॉर्म अ कपल thereby producing a torque, thereby producing a torque on dipole। ठीक है, अच्छा। ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, देख लीजिए। टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आपको डेफिनेशन है टॉर्क का। टॉर्क का डेफिनेशन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, दो फोर्सेस एक्ट कर रहा है, आप कोई एक का मैग्नीट्यूड ले लो इनटू द परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन the line of action of force। देखिए ये डेफिनेशन ऑफ टॉर्क है जो आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया था। हम तो नहीं पढ़ाए थे भैया, पता नहीं आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पर अगर आपको नहीं पता है तो हम बस इतना समझ लो कि अगर एक सिस्टम पे दो फोर्सेस एक्ट करेगा सच दैट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड सेम है, हम लोग बोलते हैं दे फॉर्म अ कपल। और जब भी एक बॉडी पे कपल फॉर्म होता है, बॉडी बिगिंस टू रोटेट। जब बॉडी बिगिंस टू रोटेट वी से द बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ टॉर्क। बॉडी पे एक टॉर्क एक्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। देखिए कोई भी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, Q इनटू E, ये हो जाएगा QE, ये तो सही है। ओके, परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देखिए फोर्स F1 का ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स इस लाइन के अलग एक्ट कर रहा है। फोर्स F2 के लिए ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये दो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो इन दो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या है, बोल सकते हैं यही तो होगा परपेंडिकुलर सेपरेशन। ठीक है, अब देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि सारा लाइंस पैरेलल है। तो ये एंगल अगर थीटा है और ये मेरा क्या है हाइपोटेन्यूज है, तो इसका बेस कंपोनेंट हो जाएगा 2l cos थीटा और ये हो जाएगा 2l sin थीटा। देखिए समझ में आया कि नहीं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिए हैं, ये एक वेक्टर है 2l, मान लो लेंथ है 2l जिसका एंगल थीटा बना रहा है, तो ये वाला होगा बेस कंपोनेंट, ये होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट 2l sin थीटा, तो ये इनटू हो जाएगा 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। अरे भैया कितनी बार तो किए थे लास्ट क्लास में ही। अगर ऐसे एक वेक्टर है r
और ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा r cos थीटा, ये हो जाएगा r sin थीटा। बेस कंपोनेंट cos होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin होता है, बस इतना ही सा बात है। चलो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम समझा सकते से 2ql एक साथ लिखेंगे, 2ql इंटू ई साइन थीटा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हुआ PE साइन थीटा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है PE साइन थीटा। और अगर आपको कुछ ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा सर, मैम जो भी है आप। एट द सेम टाइम इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, एंड वेक्टोरियली क्या लिख सकते हैं, वेक्टोरियली टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसका वेक्टर क्या होता है, P क्रॉस E, याद है ना, P क्रॉस E होता है PE साइन थीटा। देखिए हम इसको P क्रॉस E क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इस तरफ रोटेट करेगा, इस तरफ रोटेट करेगा। आप देखो P क्रॉस E अंदर की तरफ है, P क्रॉस E अंदर की तरफ है, और ये कैसा है, ये है आपका ऐसे रोटेट करेगा, तो मुझे P क्रॉस E ही लेना पड़ेगा। पता है कुछ समझ में नहीं आएगा, इसी चीज को वेक्टर में ऐसे लिखते हैं P क्रॉस E साइन थीटा, P क्रॉस E साइन थीटा। देखिए इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर एक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पहली बात है कि उस पर नेट फोर्स जीरो होगा हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज। पर नेट टॉर्क ये होगा। अब ये जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, अभी देखेंगे, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। टॉर्क may or may not be zero depending on orientation of dipole। बस इतना ही सा बात है। आई होप दिखाई दे रहा है, वाह बच्चे क्या दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट साइड में मूव करते हैं हम लोग। देख लीजिए, अब कुछ स्पेशल केसेस हैं, प्लीज समझ लीजिए और इसको रट लीजिएगा। स्पेशल केसेस, अभी भी हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हैं। पहला केस, when theta is equals to 0 degree, that is dipole is parallel to field। थीटा कितना है, 0 डिग्री है। उस केस में टॉर्क का डेफिनेशन होता है P क्रॉस E। P क्रॉस E कहने का मतलब है ये हो जाएगा PE साइन थीटा। थीटा 0 है। अब देखिए यहाँ पर सिंस थीटा का वैल्यू 0 है और साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 0 होता है, मतलब ये हो जाएगा टॉर्क 0। मतलब कि अगर ऐसा सिचुएशन है आपके पास, प्लीज समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, और आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो भी इस तरफ ही है, ऐसे ही है। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट भी इस तरफ रहेगा P वेक्टर। तो अगर डाइपोल मोमेंट भी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो क्या इस पर टॉर्क एक्ट करेगा? टॉर्क एक्ट करेगा नहीं। अगर टॉर्क नहीं एक्ट करेगा, टॉर्क नहीं एक्ट करेगा, इसका मतलब द डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम, द डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम। और इस टाइप का इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल क्यों? क्योंकि अगर हम इसको हल्का सा भी इसको वापस घुमाएंगे, अगर हम इसको हल्का सा भी ऐसे टर्न करेंगे तो वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है,
जगह है मेरे पास, हाँ है। केस बी देख लीजिए, अगर थीटा 180 डिग्री है, इसका मतलब दैट इज डाइपोल वेक्टर, डाइपोल वेक्टर इज एंटी पैरेलल, सॉरी, इज एंटी पैरेलल टू फील्ड। मतलब कुछ ऐसा सिनारियो है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और ये मेरा मान लीजिए चार्ज, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पर डाइपोल मोमेंट क्या है, ऑपोजिट, एंटी पैरेलल, इस तरफ है। मतलब यहां पर माइनस क्यू है, यहां पर प्लस क्यू है, ठीक है। ओके, तो स्टिल यहां पे अगर थीटा 180 है, तो सिंस साइन 180 भी 0 होता है, विच इंप्लाइज बॉडी पर कितना टॉर्क एक्ट करेगा, 0 टॉर्क एक्ट करेगा, क्योंकि साइन 180 0 हो जाएगा, P इंटू 0 0 ही होगा, टॉर्क 0 आएगा। तो ये भी द डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम, द डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम, अभी भी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि टॉर्क 0 है। पर इस टाइप का इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि अब अगर हम इसको हल्का सा भी ऐसे डेविएट करेंगे इसका पोजीशन से, तो ये ऐसे आ जाएगा, फिर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, नेगेटिव चार्ज नीचे है, तो इस पर इधर फोर्स एक्ट करेगा, इस पर इधर फोर्स एक्ट करेगा, और ये तुरंत ऐसे हो जाएगा। बात समझो प्लीज, बात समझ लीजिए, ये जरूरी है बहुत। ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है। अगर इसको हम हल्का सा डिस्टॉर्ट करेंगे, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू पे फोर्स इधर, इस पर इधर, वापस ऐसे आ जाएगा। पर यहाँ पर ऐसे है, अगर इसको ऐसे हम डिस्टॉर्ट करते हैं, तो ये प्लस क्यू है, फोर्स इधर एक्ट करेगा, माइनस क्यू, फोर्स इधर एक्ट करेगा, और ये तुरंत ऐसे घूम के आ जाएगा। तो अनस्टेबल कहने का मतलब है कि अगर इसको हम यहां से हल्का सा भी डेविएट करेंगे, तो वापस अपना इस पोजीशन पे वापस कभी नहीं आ पाएगा। पर यहां पर क्या है, अगर इसको हल्का सा डेविएट भी करेंगे, तो वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा। इसलिए इसको स्टेबल, इसको अनस्टेबल। दोनों केस में टॉर्क 0 है, डाइपोल मोमेंट पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, दोनों ही सिचुएशन में टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल 0 होता है, ठीक है। बट जगह है मेरे पास, जगह तो नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए स्पेशल केस का केस 3 में आ जाइए। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डायग्राम देखने में कुछ ऐसा होगा, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम यहीं पे लिख देंगे, यहीं पे लिखेंगे, जाएंगे नहीं कहीं पर हम। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ऐसा कुछ, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मेरा कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू ले लीजिए या फिर माइनस क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और पर होगा ऐसे। देखिए यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना 90 डिग्री, तो जब थीटा 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री है, विच इंप्लाइज साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। देयरफॉर टॉर्क का एक्सप्रेशन जो था P क्रॉस E, वो जो हो जाएगा PE साइन थीटा, PE साइन 90, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा P डॉट E। तो जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है वो PE है एंड इज मैक्सिमम, ठीक है। दैट इज मैक्सिमम, that is maximum torque acts on the dipole when
P vector is perpendicular to electric field. तो क्लियर है इतना कि अगर यूनिफॉर्म, ये हो गया, मिटा इसको, मिटा देना, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क कब एक्ट करता है, जब आपका ये है, मतलब इतना तो क्लियर हो गया ना कि फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एफ नेट जीरो ऑलवेज, जो टॉर्क है वो जीरो भी हो सकता है, नॉट इक्वल्स टू जीरो भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। टॉर्क कुछ भी हो सकता है। टॉर्क का वैल्यू डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन, डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन, कि डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे ओरिएंटेड है। ये था ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। पर वही अगर मेरे पास एक नया टॉपिक आ जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कर्व्ड लाइन से दिखा सकते हैं, तो अब अगर हम यहां पर एक डाइपोल प्लेस करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कहने का मतलब है कि क्या मतलब है कि अगर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस तरफ होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा। तो इस पॉइंट का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है E1, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, तो इस पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो होगा F2 इक्वल्स टू QE1 E2, और इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो होगा F1 इक्वल्स टू माइनस QE1। अब देखिए E1 और E2 बराबर नहीं है, तो इस केस में F1 और F2 कैंसिल नहीं होगा। तो यहां पे क्या होता है कि F net इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एंड फिर से जो टॉर्क है वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन डिपेंडेंट, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, डिपेंडेंट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा, बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम नहीं है हर जगह पर, और टॉर्क दोनों केस में ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और टॉर्क का एक्सप्रेशन P sin थीटा, थीटा अगर जीरो है, ये है साइन जीरो, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, पर अगर 90 डिग्री है तो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा, इतना बस ध्यान रखिएगा। चलो फाइनली लास्ट एक टॉपिक है, उसको खत्म कर देते हैं। चलिए आइए देखिए आज का लास्ट टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। लिखे बहुत कुछ है पर समझ लो बहुत कम, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कहने का मतलब है ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम पढ़ रहे हैं कि एक सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, क्या ये फिजिकली में कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, कि हम बस कुछ थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है। कहाँ एग्जिस्ट करता है समझते हैं। देखिए जो मॉलिक्यूल्स है उसको हम दो तरह का क्लासिफिकेशन में डाल सकते हैं। बात समझ लीजिए पहले, मेरा जगह है मेरे पास वहाँ पर, हाँ जगह है यहाँ पर। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, एक सेकंड, मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है, कुछ टाइप का मॉलिक्यूल है, मुझे जानना नहीं कैसा है, यही बताना सही नहीं होगा, चलो अब ठीक है। ऐसा कोई एक मॉलिक्यूल है, याद है ना CO2। तो इस मॉलिक्यूल का जो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का दो पॉसिबिलिटी है। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। एक मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव दोनों है। तो दो पॉसिबिलिटी ये है कि एक तो ये हो सकता है कि इस पूरा मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज एक जगह होगा और नेगेटिव चार्ज एक जगह होगा, सच दैट दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है।
मॉलिक्यूल्स का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक जगह है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगले जगह है, मतलब कि दोनों सेंटर के बीच में कुछ सेपरेशन है। तो क्या हुआ, दोनों चार्ज के बीच में एक सेपरेशन आ गया। तो इस केस में इस मॉलिक्यूल्स के लिए डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, मतलब है, डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इस टाइप का मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर आपके पास मॉलिक्यूल है जिसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, तो दो चार्ज सेपरेशन, तो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट्स एग्जिस्ट करे उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, देखिए, द मॉलिक्यूल फॉर विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मॉलिक्यूल है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो एज इफ एक ऐसा पॉइंट होगा जहां अज्यूम कर सकते सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे सारा नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, उसको बोल रहे हैं सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो डाइपोल मोमेंट रियलिटी में एग्जिस्ट करता है इवन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल मोमेंट सच में होता है, बट एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है जहां पर उस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर जा रहा है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी एक जगह है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी एक जगह है। उस केस में दोनों चार्जेस के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट, चार्ज तो है पर सेपरेशन नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट जीरो है मतलब डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल्स फॉर विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड्स with the center of negative charge, then these molecules have zero dipole moment in absence of electric field. इसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। whereas do not coincide, तो सेपरेशन आ गया है तो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया वाटर। वाटर कॉमन एग्जांपल है, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, अमोनिया इज अ पोलर मॉलिक्यूल, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। एक एग्जांपल तो याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। एंड सिमिलरली कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है, अगर हम एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, बट ये मॉलिक्यूल्स को अगर हम वही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे फिर उन लोग का डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो इस केस में डाइपोल मोमेंट सच में एग्जिस्ट करता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, और देखा गया है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज इस डाइपोल मोमेंट के वजह से डिफरेंट मटेरियल्स, सब्सटेंस बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस एग्जिबिट करता है। इसलिए हम लोग को डाइपोल मोमेंट्स पढ़ना जरूरी होता है। समझ में आया? मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज है, उस चार्ज का पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो हम मान सकते हैं सारा पॉजिटिव चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, उसको बोल रहे हैं सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सारा नेगेटिव चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, इसको बोल रहे हैं सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों सेंटर्स कोइंसाइड कर सकता है या फिर कोइंसाइड नहीं कर सकता है। अगर कोइंसाइड कर गया तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया, उसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर कोइंसाइड नहीं किया, सेपरेशन है, उसको तो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट सच में होता है भैया। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अगर उसको हम अगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल मोमेंट जीरो है, पर अगर इसको अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें तो उसके अंदर डाइपोल मोमेंट आ जाता है। ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ना, बहुत समय ले लिया हम, 40 मिनट मेरा मैक्सिमम था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड। ठीक है, हम ट्राई करेंगे सारा वीडियोस को 40 मिनट के अंदर करने का, ताकि आप पढ़ सको। चलो, टाटा।